हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 12 विषय नामा का मूल तत्व भाग 1 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है वार्षिक हिसाब, उसका क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके पहले के वीडियो में मैंने प्रश्न नंबर 8 का वीडियो बनाया है, आप लोगों ने देखा होगा और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। और आपको बता दें, वार्षिक हिसाब के लिए सबसे जरूरी चीज है कि आपको सभी खातों की एंट्रियां याद होनी चाहिए। अगर आपको सभी खातों की एंट्रियां याद है तभी आप वार्षिक हिसाब में 11 में से 11 नंबर ला सकते हो, अन्यथा नहीं ला सकते हो। ठीक है, यानी सबसे पहले हमें एंट्री तो याद करना पड़ेगा। सभी खातों में एंट्री कैसे याद करना है, एंट्री को सिस्टम से लिख के मैंने उसका भी वीडियो बनाया है, अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, पार्थिव और प्रिया एक साझेदारी पेढ़ी के साझेदार हैं। तारीख 31/3/17 के दिन सकल तलपट और समायोजनों पर से साझेदारी पेढ़ी का वार्षिक हिसाब तैयार करना। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल है, पार्थिव और प्रिया की साझेदारी पेढ़ी की तारीख 31/3/2017 के रोज का सकल तलपट। अब इसमें एक तरफ है उधार बाकी और दूसरी तरफ है जमा बाकी। ठीक है, तो उधार बाकी में क्या क्या है, सबसे पहले आप उधार बाकी में चेक करो। आहरण है पार्थिव और प्रिया का, फिर खरीदी की शुद्ध लागत है, फिर माल स्टॉक 31/3/2017 यानी अंतिम स्टॉक है, फिर लेना है। लेना अब उधार बाकी में है, इस चीज को आप अच्छे से समझो। उधार बाकी में है और लेना है, तो लेना का मतलब क्या होगा, देनदार। क्या होगा, देनदार। फिर मजदूरी वेतन है, व्यापार खर्च, मकान, फर्नीचर फिटिंग्स, ऑफिस साधन, पैकिंग सामग्री, स्टॉक, रोकड़ शेष। और जमा में क्या है, पूंजी खाता में पार्थिव प्रिया, फिर बिक्री, फिर देना। देना यानी दायित्व, और हम इसे क्या बोल सकते हैं, लेनदार भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर नमूने के रूप में बाटा माल और बैंक ओवर ड्राफ्ट, ये सवाल की एंट्रियां हैं, राइट ना। अब हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, खाता। तो सबसे पहले आप चेक करो, सवाल में चालू खाता की बाकी है, तो सवाल में चालू खाता की बाकी नहीं है। सवाल में चालू खाता की बाकी नहीं है तो चालू खाता नहीं बनेगा। और सवाल में व्यापार खाता या लाभ हानि खाते का आंसर नहीं दिया है, जैसे इसके पहले वाले सवाल में क्वेश्चन नंबर 8 में ब्रह्मा विष्णु वाले में व्यापार खाता पहले से दिया था इसलिए नहीं बना। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर बनेगा, यानी चालू खाता नहीं बनेगा। यानी कौन कौन सा खाता बनेगा, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, लाभ हानि वितरण खाता और साझेदारों का पूंजी खाता और लास्ट में पक्की तलपट। इस तरह से यह खाता बनेगा। आप देख सकते हो सबसे पहला खाता कौन सा है, व्यापार खाता, फिर उसके बाद कौन सा खाता है, लाभ हानि खाता, और फिर उसके बाद कौन सा खाता है, लाभ हानि वितरण खाता, और इसके बाद है साझेदारों का पूंजी खाता, और लास्ट में जो हमारा है वो है पक्की तलपट। ठीक है, इस तरह से हमें खाता बनाना है। खाता बनाने आप लोग को अच्छे से आता होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से समझो। सबसे पहले हम समायोजन टिक करेंगे। अब समायोजन दो होता है, एक होता है गुप्त समायोजन और एक होता है बाह्य समायोजन। गुप्त यानी सवाल के अंदर और बाह्य यानी सवाल के बाहर। ठीक है, अब समायोजन जो हम टिक करेंगे उस पर हम ग्रीन कलर कर देते हैं। ठीक है, जिससे आपको ये आइडिया रहे कि इस पे समायोजन है, राइट ना। पहले ध्यान से देखो, पहले आंतरिक समायोजन देखो। आंतरिक समायोजन है इसमें कहीं, तो इसमें आंतरिक समायोजन कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है आंतरिक समायोजन। आप बोलोगे सर माल स्टॉक 31/3/2017, इसका मतलब अंतिम स्टॉक होता है, तो आंतरिक समायोजन तो नहीं है। बाह्य समायोजन चेक करेंगे। बाह्य समायोजन में आप ध्यान से देखो, समायोजन नंबर 1 क्या है, पूंजी पर 8% की दर से ब्याज और आहरण पर 12% की दर से ब्याज। इसे कोई टिक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पूंजी खाते में ऑलरेडी पूंजी ऊपर होता है, उसके नीचे ब्याज गिन लेंगे। आहरण भी पूंजी खाते के उधार में होता है, उसके नीचे ब्याज गिन लेंगे। ठीक है, यानी इस पर टिक करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो दूसरा नंबर क्या लिखा है, रुपए 10,000 के उधार विक्रय का लेखा करना बाकी है। तो सबसे पहले दिमाग में ये बैठा लो कि अगर बिक्री का लेखा करना बाकी हो तो बिक्री का संबंध देनदार से होता है, और खरीदी का लेखा करना बाकी हो तो खरीदी का संबंध लेनदार से होता है। तो कुछ भी खरीदी से संबंधित बाकी हो तो लेनदार पे टिक मारने का, और बिक्री से संबंधित कुछ भी बाकी हो तो देनदार पे टिक मारने का। तो यहाँ पर सबसे पहले तो विक्रय का लेखा करना बाकी है, तो बिक्री का संबंध किससे होता है,
देनदार से, तो देनदार पे तो टिक मारना ही है और साथ ही साथ बिक्री पे भी मारना है। यहाँ लिखा है 10,000 उधार विक्रय का लेखा करना बाकी है, तो बिक्री में इसको जोड़ेंगे, ठीक है। और इसका संबंध देनदार से है, यानी इसका असर दोनों तरफ जाएगा, बिक्री में भी जाएगा और देनदार में भी जाएगा। अर्थात ये जो 10,000 उधार विक्रय है इसका लेखा करना बाकी है, तो बिक्री में जोड़ देंगे और देनदार में भी जोड़ देंगे। फिर आगे लिखा है बिक्री भई का योग भूल से 2,000 अधिक गिना, अधिक गिन लिया तो उसको कम कर देंगे, यानी इन शॉर्ट देनदार पे भी टिक मारना है और बिक्री पे भी टिक मारना है। तो आपको करना क्या है, देनदार और बिक्री पे टिक कर दो। अब ये देखिए, लेना यानी देनदार, इस पर टिक कर दिया और बिक्री पे टिक कर दिया। अब हरा टिक का मतलब क्या है, इस पे समायोजन है, बस इसको ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 2,000 के अतिरिक्त डूबत ऋण अपलिखित करो और 5% डूबत ऋण अनामत का प्रावधान करो। तो डूबत ऋण, डूबत ऋण अनामत ये सब देनदार में ही आएगा, देनदार में पहले से टिक लग चुका है। बाकी जो डूबत ऋण अनामत है ये लाभ हानि खाते के उधार में जो डूबत ऋण का फॉर्मेट होता है ना, वो डूबत ऋण का फॉर्मेट आपको बना के बाकी जो जो रकम है लिख देने का। चलो यहाँ कोई टिक करने की जरूरत नहीं है। 4,000 का फिटिंग्स खराब हो गया है, चौथा नंबर 4,000 का फिटिंग्स खराब हो गया है, तो फिटिंग्स पे टिक मार दो, जहां भी फिटिंग्स हो टिक मारो। देखो फर्नीचर फिटिंग्स टिक मार दिया, ठीक है। आगे देखो क्या है, एक ग्राहक को माल पूरा करने पर, करार पूरा न करने पर कोर्ट ने 4,000 का दावा चुकाना मंजूर किया है। तो इस पे भी कोई टिक करने की जरूरत नहीं है, इस चीज को आपको समझना है। एक ग्राहक को माल पूरा का करार पूरा न करने पर, करार हुआ था कि ग्राहक को पूरा माल पहुंचाएंगे, बट पूरा माल नहीं पहुंचाया तो उसने कोर्ट में दावा कर दिया, तो कोर्ट ने 4,000 रुपया दावा चुकाना मंजूर करवाया है। यानी एक तरफ से जो दावा है वह दायित्व है, दावा यानी दायित्व, तो एक एंट्री पूंजी दायित्व में जाएगा और दावा से नुकसान होगा, क्योंकि अगर आपको कोर्ट 4,000 का दावा चुकाने के लिए बोलेगी तो एक तरफ आपको चुकाना है, वो आपका जिम्मेदारी है, दायित्व है, और दूसरी तरफ दावा तुम्हारे लिए नुकसान है, तो इसकी दो एंट्री होगी, एक पूंजी दायित्व में कोर्ट का दावा और दूसरी एंट्री लाभ हानि खाते के उधार में दावे से नुकसान, यानी टिक मार्क करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या है, चुकाना बाकी मजदूरी, राइट। चुकाना बाकी मजदूरी, मजदूरी खाते लिखा है, यानी पहले से ही मजदूरी खाते ऑलरेडी लिख गया है, लेकिन चुकाना बाकी मजदूरी के सकल तलपट में लिखना बाकी रह गया है। यानी ये एक ऐसा समायोजन है कि ऑलरेडी मजदूरी में 2,000 पहले से लिखा हुआ है, चुकाना बाकी मजदूरी, मजदूरी में पहले से ही लिख दिया गया है, एक एंट्री पहले से हो ही चुकी है उसके अंदर, यानी इसकी सिर्फ एक ही एंट्री बतानी है। चुकाना बाकी मजदूरी सकल तलपट में लिखना रह गया, सकल तलपट यानी पक्की तलपट में लिखना रह गया है, यानी इसकी एंट्री सिर्फ पक्की तलपट में लिखनी है, एक ही एंट्री होगी। अब बोलोगे सर हर समायोजन की दो एंट्री होती है, हाँ जी दो ही एंट्री होती है, लेकिन इसमें एक एंट्री पहले से हो चुका है, 2,000 मजदूरी चुकाना बाकी मजदूरी खाते में पहले से लिखा गया है, यानी एक एंट्री हो ही चुका है पहले से, और दूसरी एंट्री कहाँ आएगी, पक्की तलपट के पूंजी दायित्व में, चुकाना बाकी मजदूरी। समझ में आ गया ना। अब हम चालू करेंगे सवाल, ध्यान से देखो। उधार बाकी में सबसे पहले कौन है, अभी कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं जिससे आपको आइडिया मिले। सबसे पहले आहरण, आहरण है पार्थिव और प्रिया का, तो आहरण कहाँ आएगा, पूंजी खाते के उधार में। चलो भाई पूंजी खाते में चलते हैं, ये रहा पूंजी खाता 31/3/17, राइट। आहरण फिर 1/10/16 आहरण। अब आपके दिमाग में आएगा सर एक में 31/3/17 लिखा, एक में 1/10/16 क्यों लिखा। 31/3/17 यानी पहला नंबर कौन है, पार्थिव का। क्यों ऐसा इसको ध्यान से समझ लो, आप डिस्टर्ब नहीं होगे। देखो ये देख रहे हो ना, पूंजी पर 8% और आहरण पर 12% ब्याज गिनना है, पार्थिव ने प्रति मास के अंत में, तो पार्थिव का प्रति मास का अंत है, प्रति मास का अंत का मतलब है 31 दिन, ठीक है। लेकिन प्रिया ने कब आहरण किया है, 1/10/16, यानी प्रिया वाला आहरण में तारीख 1/10/16 डालेंगे और पार्थिव वाले में क्या डालेंगे, 31/3/17। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब पार्थिव का आहरण कितना है 4800 और प्रिया का 3200, आ गया समझ में, तारीख थोड़ा इसमें ध्यान रखना, ठीक है। तो आहरण ये देखो, पार्थिव में कितना लिख दिया 4800, फिर आहरण 1/10/16, प्रिया में कितना लिख दिया 3200। चलो ठीक है, आपको समझ में आ गया पार्थिव में, ठीक है। पार्थिव में कितना लिखा 4800, प्रिया में 3200। चलो आगे देखो, खरीदी की शुद्ध लागत, यानी ये खरीदी है, व्यापार खाते के उधार में आएगा। देख लो व्यापार खाते के उधार में खरीदी 1,06,000। अब आप बोलोगे सर समायोजन, इस पे समायोजन है, आपने टिक नहीं कराया था, तो मैं आपको बता दे रहा हूं
कि ये देखो, नमूने के रूप में बाटा माल जो है ना, ये खरीदी में से घटता है, थोड़ा ध्यान रखना। नमूने के रूप में बाटा माल, किसी भी तरह से माल जाएगा तो खरीदी में से घटेगा, इसीलिए खरीदी का जो रकम है ना, हमने 1,06,000 यहाँ लिखा है। अब जो नमूने के रूप में बाटा माल है ना, उसे माइनस कर दो, यानी 2,000 माइनस कर दो तो 1,04,000 आएगा। अब इसकी दो एंट्री नहीं होगी, एक ही एंट्री होगी, सवाल के अंदर ही है। खरीदी भी सवाल के अंदर है और नमूने के रूप में बाटा माल, तो खरीदी में से नमूने के रूप में बाटा माल क्या कर देंगे हम, घटा देंगे, यानी ये दोनों एंट्री हो गई। माल स्टॉक 31/3/17 28,000, इसको बोलते हैं अंतिम स्टॉक। तो पक्की तलपट में जाएंगे और अंतिम स्टॉक लिख देंगे, ठीक है। पक्की तलपट में जाएंगे, अंतिम स्टॉक लिख देंगे, और कितना है 28,000। अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोग को। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर मजदूरी वेतन कितना है, सॉरी पहले लेना, लेना यानी देनदार, देनदार 48,000 है। अब देनदार पे समायोजन है, याद रखना, ठीक है। देनदार पे क्या है, समायोजन। संपत्ति लेना में जाओ, ये देखो ग्राहक यानी देनदार 48,000, इस पे समायोजन है, अभी समायोजन हम गिनेंगे, ठीक है। चलो ये तो देनदार आपको समझ में आ गया। अब क्या है, मजदूरी वेतन 10,000। अब मजदूरी वेतन में मजदूरी पहले है, जो पहले है उसको स्थान दिया जाएगा। वेतन पहले होगा तो वेतन को, मजदूरी पहले होगा तो मजदूरी को। पहले मजदूरी है तो मजदूरी व्यापार खाते के उधार में आता है, तो मजदूरी वेतन 10,000 है तो व्यापार खाते के उधार में जाइए, मजदूरी वेतन है 10,000 लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद व्यापार खर्च लाभ हानि खाते उधार में आएगा, ठीक है। व्यापार खर्च लाभ हानि खाते उधार, ये भाई लाभ हानि खाता और ये रहा व्यापार खर्च 16,000। समझ में आ गया, अच्छे से आया कि नहीं आया। चलो आगे देखो। फिर मकान, मकान संपत्ति लेना में आएगा, और फर्नीचर फिटिंग्स भी कहाँ आएगा, संपत्ति लेना में। तो मकान 50,000 और फर्नीचर फिटिंग्स 10,000, और फर्नीचर फिटिंग्स पे क्या है, समायोजन है, उसको ध्यान रखना, ठीक है। चलो देखो, मकान 50,000 और फर्नीचर फिटिंग्स 10,000, इस पे समायोजन, इसलिए यहाँ पे रकम लिखा, अभी प्लस माइनस करना बाकी, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। ऑफिस साधन, ये भी संपत्ति लेना में। पैकिंग सामग्री स्टॉक, ये भी संपत्ति लेना में। रोकड़ शेष, ये भी संपत्ति लेना में। 4,000 4,000 2,000, ये तीनों के तीनों संपत्ति लेना में आएंगे भाई, ठीक है। तीनों के तीनों संपत्ति लेना, ठीक है। देखो ये नकद शेष 2,000, पैकिंग सामग्री स्टॉक 4,000, और ये ऑफिस साधन 4,000, ये सब संपत्ति लेना में आएंगे। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस तरह से भाई हमारा उधार बाकी तो पूरा हो गया। अब हम कहाँ पे आ गए, जमा बाकी पे। जमा बाकी भी सबसे पहले पूंजी है, पार्थिव प्रिया का 24,000 16,000। पूंजी खाते में जाएंगे, 1,4,16 जमा में लिखेंगे, शेष आगे लाए, ठीक है भैया। 1,4,16 शेष आगे लाए, 24,000 और 16,000। बहुत अच्छी से समझ में आ रहा होगा। चले भाई आगे चलते हैं। अब बिक्री, बिक्री तुम्हारा 2 लाख है। अब बिक्री कहाँ आएगा, व्यापार खाते के जमा में। बिक्री और 2 लाख, इस पे समायोजन है भैया, हाँ ठीक है। चलो अच्छे से मालूम पड़ रहा है। अब है देना यानी दायित्व यानी लेनदार। लेनदार कितना है तुम्हारा, 2 लाख। पूंजी दायित्व में जाके लेनदार में 2 लाख लिख देते हैं, ठीक है भैया। पूंजी दायित्व व्यापारी यानी लेनदार, सॉरी हाँ 30,000 भैया, 30,000। लेनदार 30,000 है, 2 लाख नहीं है। हाँ देखो ये 30,000, ठीक है। बिक्री 2 लाख था, राइट। नमूने के रूप में बाटा माल हमने खरीदी में से घटा दिया। अब बैंक ओवरड्राफ्ट 16,000, ये दायित्व है। क्या है ये भैया, ये दायित्व, BOD, ठीक है। BOD भाई दायित्व है, ये रहा BOD 14,000 दायित्व, ठीक है भाई। अब हमारा जो एंट्री है ना वो हो गया पूरा, ठीक है। अब गुप्त समायोजन है, तो गुप्त समायोजन तो अंदर है ही नहीं एक भी, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्टली हम समायोजन पे आते हैं और एक एक समायोजन करेंगे। सबसे पहले पूंजी पर 8% की दर से ब्याज, आरर पर 12% की दर से ब्याज। पहले भाई पूंजी की बात करो। पूंजी पर 8% की दर से ब्याज गिनना है, कितना, पूंजी पर 8% की दर से ब्याज गिनना है। अब पूंजी पार्थी का कितना है 24,000 और प्रिया का कितना है 16,000। देख लो, ये देखो भैया, एरा पूंजी और 31 पूंजी पर ब्याज 8%। 24,000 का 8% 1,920, और 16,000 का 8% निकालोगे तो 1,280 आएगा। ये पूंजी पर ब्याज आ गया। अब पूंजी पर ब्याज कहाँ है, जमा साइड में है, तो लाभ हानि वितरण के उधार में आएगा। लाभ हानि वितरण के उधार में पूंजी पर ब्याज, सॉरी एक मिनट, थोड़ा सा गलती हो गया, हाँ सही है। पूंजी पर ब्याज कहाँ है, जमा में, ये लाभ हानि वितरण के उधार में आएगा। देखो लाभ हानि वितरण के उधार में पूंजी पर ब्याज P1 P2 1920 1280 जोड़ दिया है 3200। ये तो आपको समझ में अच्छे से आ गया। लेकिन आहरण पर ब्याज थोड़ा स्ट्रांग है भैया। आहरण पर 12% ब्याज तो गिनना है, ये तो हमें मालूम पड़ गया, बट आगे भी कुछ है।
पार्थिव प्रतिमास के अंत में 400 का ही आहरण किया है, यानी जो पार्थिव के आहरण के ब्याज की गणना करेंगे 400 पे करेंगे, वो भी प्रतिमास के अंत में। तो चैप्टर नंबर 1 में आहरण पर ब्याज की गणना का जो मैंने सवाल चलाया था उसमें आपको बताया हूं कि प्रतिमास के अंत में 66/12 लेते हैं, 400 रुपये पे ब्याज गिनना है। देखो मैं इसका गणना किया हूं, देखो आहरण पर ब्याज की गणना, आहरण पर ब्याज की गणना, पार्थिव 400 रुपये का आहरण करेगा, आहरण कितना टका, ब्याज कितना टका गिनना है, 12%। तो 400 का 12% कितना हुआ, 48। अब 48 पे प्रति मास के अंत में, प्रति मास के अंत में यानी 66/12, तो 48 गुणे 66/12 करेंगे, 264 रुपया ब्याज आएगा। पार्थिव का ब्याज कितना आएगा, 264। तो भाई ध्यान से ध्यान को यहाँ पर देखो, 31/3/17, आहरण पर ब्याज, और पार्थिव में कितना लिख दिया, 264। ठीक है, अब प्रिया का कैसे निकलेगा, ये प्रिया है, अब प्रिया का जो आहरण है तो पूरा लेंगे 3200, क्योंकि यहां प्रिया का कुछ बताया नहीं है देखो ये नहीं बोला गया है कि प्रिया ने कितने का आहरण किया, यानी प्रिया का पूरा आहरण ले लेंगे, पूरा आहरण। और प्रिया का पूरा आहरण कितना है, 3200। अब इसका गणना कैसे करेंगे, इसको आप देखो ध्यान से, 3200 तो है ही, ठीक है, 3200 का 12% निकालेंगे तो 384 आएगा, कितना आएगा, 384, इतना मालूम पड़ गया। अब प्रिया के आहरण पर डेट दिया है, प्रिया के आहरण पर डेट दिया है 1/10/16, तो इसको समझ जाओ आप, 1/10/16 का मतलब क्या है, 1/10/16, धंधा पूरा कब होगा, 31/3/17। अब 10 से लेके 3 महीना गिनो, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 माह, कितना आया, 6 माह। तो गुणे 6/12 भी करेंगे, समझ में आया, गुणे 6/12 भी करेंगे, तेरा गुणे 6/12, 384, 3200 का 12%, 384 गुणे 6/12 करेंगे तो 192 आ जाए। ठीक है, इस तरह प्रिया का आहरण कितना आया, आहरण पर ब्याज प्रिया का 192 आया, कितना आया, देख 192, समझ में आया। चलो अब आहरण पर ब्याज कहाँ आया है, पूंजी खाते के उधार में, तो ये लाभ हानि बिछड़ के कहाँ जाएगा, जमा में, तेरा आहरण पर ब्याज P1 P2। ठीक है, टोटल मार दो 456, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब आगे देखते हैं, दूसरा, ₹10,000 के उधार विक्रय का लेखा करना बाकी है। तो लेखा करना बाकी है तो बिक्री में भी जोड़ दो, देनदार में भी जोड़ दो, बिक्री देनदार दोनों में जोड़ दो। देखो उधार बिक्री का लेखा करना बाकी है, 10,000 जोड़ दो, तो 2 लाख में 10,000 जोड़ेंगे, 2,10,000 आया। अब देनदार में भी इसको क्या कर दो, 10,000 को जोड़ दो, देखो देनदार उधार बिक्री 10,000 जोड़ दो, तो 48 और 10 कितना हो गया, 58 हो गया। ठीक है, चलो अब आगे और कुछ भी है, ये तो हो गया। आगे क्या है, मार्च 2017 की बिक्री बही का योग भूल से 2,000 अधिक गिना, यानी जो बिक्री बही है ना उसमें 2,000 अधिक गिन लिया है, तो बिक्री बही में 2,000 कम कर दो, यानी 2,10,000 तो है, बिक्री बही का योग भूल से 2,000 अधिक गिना है, तो 2,10,000 में से 2,000 घटा दो, 2,08,000, इसकी दूसरी एंट्री नहीं आएगी क्योंकि गलती हो गई है भाई, बिक्री बही में 2,000 अधिक गिन गया तो इसको कम कर दो, 2 एंट्री की जरूरत क्या है। चलो समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया आपको। उप नेक्स्ट, ₹2,000 की अतिरिक्त डूबत ऋण अपलिखित करो, पहले इसको अपलिखित करते हैं। 2,000, ये डूबत ऋण 100 है, ये डूबत ऋण क्या है, 100। अब फॉर्मेट देखो, डूबत ऋण 100 सवाल वाला कुछ भी नहीं है, और प्लस डूबत ऋण 100 अभी जो मैंने बताया 2,000, तो ये 2,000 लिख दिया डूबत ऋण, राइट। अब दूसरा उसी में क्या है आगे, अब ये अभी दो बता रहा हूँ इसको, पहले आप क्या करें, डूबत ऋण 100, 2,000, अब ये देनदार में से घट जाएगा, ये देनदार में से क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो रियल में आपके पास देनदार कितने का है, 58,000 का, माइनस डूबत ऋण, और डूबत ऋण हो, डूबत ऋण 100 हो, ये सब देनदार में से घटता है, तो माइनस डूबत ऋण 100, 2,000, 58 में से 2 गया, कितना बचा, 56,000, कितना बचा, 56,000, समझ में आया ना। अब क्या बोला है आगे,
कि 5% डूबत ऋण अनामत का प्रावधान करो। तो डूबत ऋण अनामत देनदार पे गिनते हैं, किस पे गिनते हैं? देनदार पर। तो आपके पास देनदार है कितने? आपके पास देनदार है 56,000 का। तो 56,000 का 5% निकालो, 2800 आएगा। 56,000 का 5% निकालो, 2800। इसको बोलेंगे डूबत ऋण अनामत स। माइनस कर देंगे, तो 56,000 में से 2800 माइनस करो, 53,200। अब ये डूबत ऋण अनामत स, तो लाभ हानि खाते के उधार में जाओ, फॉर्मेट चेक करो। देखो डूबत ऋण अनामत स यही है 2800, इसको प्लस कर देंगे। और 2800 कितना हो गया? 4800 माइनस डूबत ऋण अनामत सत, सवाल वाला है ही नहीं, तो ये 4800 को क्या कर देंगे? बाहर निकाल देंगे। समझ में आया विद्यार्थी मित्रों? आगे देखते हैं। 4000 का फिटिंग्स खराब हो गया है, जिसकी बही में लेखा करना बाकी है। सिंपल सी बात है, फिटिंग्स खराब हो गया है तो फिटिंग से नुकसान 4000, ठीक है। लाभ हानि खाते उधार और फिटिंग्स में से माइनस कर देंगे, फिटिंग्स में से माइनस। भाई चलो फिटिंग्स कहाँ है? संपत्ति लेना में जाओ, फर्नीचर फिटिंग्स 10,000, नुकसान हो गया 4000 का, तो माइनस कर दो, और 10 में से 4 गया 6, और फिटिंग से नुकसान लाभ हानि खाते उधार में आएगा, ठीक है। लाभ हानि खाता उधार में ये रहा अपना फिटिंग से नुकसान 4000। चलो भैया ये भी एंट्री हो गया। और आगे पढ़ते हैं। एक ग्राहक को माल करार का पूरा नहीं करने पर बदले में कोर्ट ने 4000 का दावा दिया। तो 4000 का दायित्व आ गया और 4000 का नुकसान ही है, ठीक है। तो दायित्व में जाएंगे और लिखेंगे कोर्ट का दावा, दायित्व में जाएंगे और लिखेंगे कोर्ट का दावा 4000। फिर लाभ हानि खाते के उधार में आएंगे, लाभ हानि खाते के उधार में आएंगे और क्या लिखेंगे? दावे से नुकसान 4000, ठीक है। ये भी एंट्री हो गई भाई। उसके बाद लास्ट समायोजन, चुकाना बाकी मजदूरी 2000 मजदूरी खाते पहले से लिख दिया गया। चुकाना बाकी मजदूरी 2000 मजदूरी खाते में पहले से लिख दिया गया है, लेकिन चुकाना बाकी मजदूरी सकल तलपट में लिखना बाकी है। मजदूरी में एक एंट्री हो चुकी पहले से, सकल तलपट में बाकी है, यानी पक्की तलपट के पूंजी दायित्व में जाओ और चुकाना बाकी मजदूरी बाकी है, तो चुकाना बाकी मजदूरी लिख दो 2000। समझ में आया ना? इस तरह से ये हमारा सवाल पूरा होता है। अब हम टोटल मारेंगे, राइट। क्या मारेंगे भैया? टोटल। अब देखो टोटल कैसे मारेंगे। तो सबसे पहले टोटल जमा का ज़्यादा है, ठीक है। ये 2,08,000 जो बाहर निकला ना, यही 2,08,000 यहाँ लिख देंगे और 2,08,000 यहाँ लिख देंगे, और 2,08,000 में से सब घटाएंगे तो 94,000 आएगा। ये 94,000 आएगा तुम्हारा सकल लाभ, जिसे हम लाभ हानि खाते ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? लाभ हानि खाते, ठीक है, जमा में। अब ये देखो लाभ हानि खाते में सकल लाभ व्यापार खाते से लाए 94,000, ठीक है। यही 94,000 यहाँ टोटल ज़्यादा है, यही टोटल यहाँ लिख देंगे। अब 94,000 में से सब घटा देंगे, 16,000, 4,800, 4,000, 4,000, तो 65,200 आएगा। ये हमारा शुद्ध लाभ है। क्या है? शुद्ध लाभ। लाभ हानि वितरण खाते इसको ले जाएंगे, ठीक है। लाभ हानि वितरण खाते के जमा में जाइए और शुद्ध लाभ लिख दीजिए। कितना? 65,200। अब टोटल मारो, 65,200, 456, तो 65,656 यही यहाँ लिख देंगे। उसमें से 3,200 घटा देंगे तो 62,456 ये वितरण पात्र लाभ है। इसको P1 और P2 पार्थिव और प्रिया को बांट देंगे, समान प्रमाण में बांटेंगे। समान प्रमाण में क्यों बांटेंगे? उसका रीजन है कि सवाल में कोई प्रमाण नहीं दिया है। जैसे 8वें में 3 2 था ना, ब्रह्मा विष्णु, यहाँ कोई नहीं दिया है, तो समान प्रमाण में हम इसे बांट देंगे। यानी 65,456 को आधा कर देंगे, 31,228, 31,228 वितरण पात्र लाभ उधार में निकला है, लाभ हानि वितरण के पूंजी खाते के जमा में जाएगा। 31,317 लाभ हानि, अरे सॉरी, वितरण पात्र लाभ, और 31,228, 31,228 लिख देंगे। चलो अब जोड़ो तो 48,508 और उसके बाद 57,148, यही 48,508, 57,148, उसमें सब घटा दो तो एक तरफ आएगा 45,116, एक तरफ आएगा 520,84, ये है शेष, आगे ले गए 31,317। ये तुम्हारी क्या हो गई? पूंजी। 520,84, 45,116 तुम्हारी पूंजी हो गई। तेरा पूंजी पार्थिव प्रिया 520,84, 45,116, और इसको क्या मार देंगे हम? टोटल। अब क्या करेंगे? पूंजी दायित्व का पूरा टोटल मारेंगे, 97,200, 30,000, 14,000, 4,000, 2,000, तो टोटल आएगा 1,47,200। ठीक उसी प्रकार इसका भी मारेंगे, 50,000, 6,000, 4,000, 53,200, 28,000, 2,000, 4,000, इसका टोटल मारेंगे तो 1,47,200 तुम्हारा आएगा। देखो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से ये हमारा सवाल पूरा होता है, राइट। अगर आपको स्क्रीनशॉट पाड़ना हो तो आप स्क्रीनशॉट पाड़ सकते हो। ये तुम्हारा है व्यापार खाता, ठीक है। फिर ये तुम्हारा है, स्क्रीनशॉट पाड़ो जिससे आपको पूरा समझ में आए, ये तुम्हारा लाभ हानि खाता है, ठीक है। और ये तुम्हारा लाभ हानि वितरण खाता है, ठीक है। फिर ये तुम्हारा साझेदारों का पूंजी खाता है,
और फिर ये तुम्हारा पक्की तलपट है। स्क्रीनशॉट पाड़ सकते हो, जिससे आप आसानी से सवाल कर सकते हो। ओके विद्यार्थी मित्रों, आई होप आपको ये सवाल अच्छे से क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो, कि इसके अंदर आपको अकाउंट के सभी पार्ट के वीडियो अच्छे से सॉल्व करके बनाए जा रहे हैं, जो आपके लिए हर एक परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। खास करके जब बोर्ड एग्जाम आएगा, स्कूल एग्जाम आएगा, जब आपको तैयारी करनी होगी, तो आप किससे क्या पूछोगे, तो वीडियो देख के आप सब कुछ सॉल्यूशन पा सकते हो। इसी के साथ जय हिंद, राधे राधे।